नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो हरियाणा के पंचकुला से आ रही है। हरियाणा के पंचकुला से रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। शहर के सेक्टर 27 में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कर्ज के बोझ तले दबे एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों में एक दंपति, 3 मासूम बच्चे और एक ही परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। बच्चों की उम्र 12 से 15 साल के करीब है। कार से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में कारोबारी ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी की बात लिखी है। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि वह नहीं चाहता कि उसके बाद उसके बच्चों को परेशान किया जाए। तो ये बेहद दिल दहला देने वाली खबर हरियाणा के पंचकुला से आ रही है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट भी मिला है, कर्ज का हवाला दिया गया है और यह भी लिखा गया है कि किसी तरह की परेशानी आगे बच्चों को ना हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय खन्ना जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय, बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है ये हरियाणा के पंचकुला से। क्या कुछ हो गया, इस पूरी घटना के बारे में भी बताइए। क्यों इस परिवार को यह कदम उठाना पड़ा और अभी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए कुणाल, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि दर्दनाक हादसा है। एक ही परिवार के 7 लोग थे जिन्होंने जहरीला पदार्थ खा के आत्महत्या की है, ऐसा बताया जा रहा है। उनके जो शव हैं सबके मोर्चरी में पुलिस ने रखवा दिए हैं। पंचकुला के सेक्टर 27 का ये मामला है। उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने परवीन मित्तल के रूप में इनकी पहचान हुई है। परवीन मित्तल ने कार का बिजनेस शुरू किया था जो कि उनका चल नहीं पा रहा था। ट्रेवलिंग एजेंसी खोली थी उन्होंने। इसी के चलते कर्ज के तले हुए इतना दब गए कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है कि और क्या वजह रही। कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी ने इनको ज्यादा परेशान किया हो। हालांकि सुसाइड नोट जो उन्होंने छोड़ा उसमें ये जरूर लिखा है कि किसी तरह उनके बच्चों को परेशानी ना हो, तो इस वजह से सब पूरे परिवार ने आत्महत्या की है। इसमें पति पत्नी, 3 बच्चे और बुजुर्ग माता पिता शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां मॉनसून ने समय से पहले ही सुखबुगाहट दे दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने महाराष्ट्र में इस बार समय से पहले दस्तक देकर चौतरफा हाहाकार मचा दिया है। मुंबई सहित राज्य के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई में मई के महीने में हुई बरसात ने 107 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वर्ष मानसून सामान्य समय से 16 दिन पहले 26 मई को ही मुंबई में प्रवेश कर गया है। पुणे के बारामती, दौंड, इंदापुर तहसीलें और सोलापुर जिले में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई। इतनी बारिश पिछले 50 वर्षों में नहीं देखी गई। बारामती में एक नहर का तटबंध टूट जाने से जलभराव की स्थिति बन गई। वहीं मेट्रो 3 कॉरिडोर के आचार्य यात्रे चौक मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य 100% पूरा हुए बगैर स्टेशन को आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया था। अधूरा काम होने की वजह से कुछ ही घंटे की बारिश में स्टेशन में पानी भर गया। स्टेशन में पानी भरने के कारण यात्रियों के लिए इसे बंद कर दिया गया। इस घटना से मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सभी दावे की पोल खुल गई। पानी भरने के कारण सोमवार को आरे से वर्ली स्टेशन के बीच ही मेट्रो का परिचालन हुआ। तो मानसून से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में समय से पहले मानसून ने दस्तक देकर हाहाकार मचा दिया। 107 साल के रिकॉर्ड टूट गए। 16 दिन पहले 26 मई को ही मुंबई में मानसून प्रवेश कर गया। नतीजतन 24 घंटे भारी बारिश हुई। पिछले 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए। सरबजीत सोनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सरबजीत, वैसे तो माया नगरी मुंबई में बरसात के मौसम में जल भराव कोई बड़ी विकट स्थिति नहीं होती है, लेकिन इस बार तो समय के पहले इतनी ज़बरदस्त बारिश कि मुंबई वालों की हालत ख़राब। क्या कुछ है ताज़ा मामला? इस पूरे घटनाक्रम पर लेटेस्ट अपडेट दे दीजिए।
जिस तरह से मुंबई में मानसून का आगमन हो चुका है, हालांकि 24 घंटे की बारिश से ही पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कई जो है मुंबई का साइंस सर्कल से लेकर कई ऐसे जगह है जहाँ पे पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। मुंबई का जो मेट्रो का फेज लाइन 3 है, वहाँ पे अंडरग्राउंड जो है वहाँ पे पानी भरने की वजह से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ट्रेनों पे है इसका असर पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ और समुद्री किनारे जगहों पे रेड अलर्ट किया गया है और मुंबई में येलो अलर्ट किया गया है। हालांकि कुछ ही घंटों के बारिश में महाराष्ट्र में जिस तरह से मुंबई की जो महानगर पालिका है, वहाँ पे जो डाउनिंग एरिया है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बीएमसी की पोल भी खुलती नजर आ रही है और वहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहाँ पर जहाँ पे लोगों से अगर काम हो तभी घर से निकलने की अपील की गई है। पिछले कुछ ही घंटों के बारिश में जलमग्न हो चुका है। आने वाले कुछ घंटे भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है लोगों को। बहुत धन्यवाद आपका सरबजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी जो बता रहे थे कि क्या हालत हो गई है महाराष्ट्र और ख़ासकर मुंबई की, जहां मेट्रो स्टेशन की भी पोल खुल गई है एक तरह से और मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सभी दावे फेल हो गए हैं। स्टेशन के अंदर बारिश का पानी घुस गया, नतीजतन इसे फिर से बंद कर देना पड़ा। उस बीच अगली बड़ी खबर वक्फ कानून से जुड़ी हुई आ रही है, जहां वक्फ कानून के विभिन्न प्रावधानों को रद्द करने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वकील निखिल उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में वक्फ एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। याचिकाओं में कहा गया है कि संशोधन के बावजूद कानून के विभिन्न प्रावधान आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करने वाले हैं और मुस्लिम समुदाय को सरकारी और गैर मुस्लिमों की संपत्ति को हथियाने का अधिकार देते हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां वक्फ कानून के प्रावधानों को रद्द करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वकील की ओर से दाखिल याचिका में वक्फ एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक बताया गया है, इसे रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि संशोधन के बावजूद इसके विभिन्न प्रावधान आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करने वाले हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय को सरकारी और गैर मुस्लिमों की संपत्ति को हथियाने का अधिकार दिया जाता है। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी विवेक, वक्फ कानून तो बन चुका लेकिन उसके प्रावधानों को लेकर खींचतान की स्थिति अभी भी जारी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होने वाली है उस सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है, कैसी याचिका लगाई गई है, क्या संभावनाएं हैं? गुणाल, देखिए, जो ये वक्फ कानून के को लेकर याचिका दाखिल की गई है, ये एक और याचिका है। इससे पहले जो वक्फ कानून को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई हो चुकी है। उस पर अंतरिम राहत देने, यानी कि क्या उस जो कानून है उस पर स्टे लगाया जाए, इस पर सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट में गवाही की बेंच जो है वो फैसला सुरक्षित रख चुकी है। लेकिन जो ये याचिका है वो निखिल उपाध्याय की तरफ से दाखिल की गई और ये कहा गया है कि इस कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं पुराने, क्योंकि यहाँ एक चीज और अपने दर्शकों को हम बता दें कि वक्फ कानून जो अभी 2025 नया बना है, इससे पहले 93 और जो संभवतः 19 के दशक में जो वो कानून बनाया गया था उसको चुनौती दी गई थी, लेकिन उस पर भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इस पे जो विष्णु शंकर जैन की तरफ से याचिका दाखिल की और कुछ और अन्य याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर जो ये सुनवाई के दौरान सीजीआई की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है, उसमें भी इस मामले को उठाया गया था। तो सीजीआई ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल हम 2025 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हम सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि जो विष्णु शंकर जैन है उनका बार बार यही कहना था कि ये जो नया कानून आया उस पुराने कानून में ही अमेंडमेंट किया गया है। ऐसे में और जो हमारी याचिका है उसमें ये कहा गया है कि जो पुराने कानून है उनको रद्द किया जाए पूरी तरीके से, और इसके लिए जो याचिकाएं हैं वो अलग अलग हाई कोर्ट्स में है। तो अगर 2025 वाले इस कानून की बात की जा रही है तो हमारी याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाए। कुछ इसी तरह की ये याचिका भी है जिसमें ये कहा गया है कि जो नया कानून है, इस कानून में जो कुछ प्रावधान दिए गए हैं वो उल्लंघन है अनुच्छेद 14 और 15 का, जिससे ये तय किया जाता है
कि जो उनकी स्वतंत्रता है उस पर रोक लगती है, ऐसे में इसको रद्द किया जाए। अब सवाल ये होगा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ये कह चुका है कि जो हम 25 वाली उस पर बात करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे नोटिस जारी करता है? क्योंकि इस प्रावधानों को चुनौती देते हुए और इनको रद्द करते हुए पहले से ही याचिकाएं अलग अलग हाई कोर्ट में भी लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित हैं। तो इसके लिए आज हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या इस याचिका को भी पुरानी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाता है, टैग करके, नोटिस करके, या कोर्ट इस पर कहता है कि हम नहीं सुनवाई करेंगे। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि जब इस मामले की सुनवाई आएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर माता वैष्णो देवी के दरबार से आ रही है, जहां माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है और ये एक महीने बाद 20,000 के पार पहुंच गई है। 21,650 श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन के लिए पंजीकरण कराया, जबकि 15,700 से अधिक यात्री भवन की ओर रवाना हो चुके थे। यह पिछले एक माह में सबसे अधिक संख्या है। पहलगाम क्षेत्र में अप्रैल माह में हुए आतंकी हमलों और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन सिंदूर के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आ गई थी। प्रतिदिन केवल 1,000 से 1,500 तीर्थयात्री ही दर्शन कर पा रहे थे। इससे स्थानीय व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। हालांकि अब सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है। सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को अपग्रेड किया गया है और हर चौकी पर विशेष टीमें तैनात है। इन पुख्ता इंतजामों के बाद अब हालात में सुधार देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी हुई, जहां पहलगाम हमले के बाद माता वैष्णो देवी के दरबार में फिर से रौनक जो है वो लौट चुकी है। श्रद्धालुओं की संख्या में ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है। 20,000 का आंकड़ा भी पार कर लिया गया है। शेख दाऊद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। शेख, माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ती हुई भीड़ क्या फिर से यह बता रही है कि जम्मू कश्मीर में जो अस्थिरता के बादल छाए हुए थे वह छट गए हैं? कैसी है स्थिति वहां पर? कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? इंतजाम कैसे? बिल्कुल सही है कि जिस तरह पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद पूरा यहाँ पे जो निज़ाम है वो पूरा ठप हो गया। अगर हम टूरिज्म की बात करें या इस तरह के यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं अलग अलग मंदिरों में, तो वहाँ पे पूरा बैन लगा है। तो कहीं ना कहीं पिछले एक हफ्ते से एक बार फिर जम्मू कश्मीर में रौनक देखने को मिल रही है। अगर हम वैष्णो देवी मंदिर की बात करें जो जम्मू में है, कहीं ना कहीं 30,000 से ज्यादा जो वहाँ पे जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर रहे हैं और इस टाइम भी वहाँ पे हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं और अपना दर्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर कश्मीर की बात करें, जो पहलगाम है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, वहाँ पे भी अब टूरिस्ट आहिस्ता आहिस्ता अब आने लग रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि यहाँ पे हालात ठीक है। सिक्योरिटी ने पूरा यहाँ पे अपने हाथ में लिया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है इन जगहों पे। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे एक राहत की सांस ली लोगों ने और उसके साथ साथ एडमिशन ने भी अब एडवाइजरी किया है कि जो जितने भी लोग इन जगहों पे आना चाहते हैं वो बिला शौक से आए, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पहलगाम के हमले के बाद अब काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं। ऐसे में माता वैष्णो देवी मंदिर को लेकर के भी ये खबर कि वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। एक महीने बाद 20,000 के पार ये संख्या पहुंच गई है। 21,650 श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन के लिए पंजीकरण कराया, जबकि 15,700 से अधिक यात्री भवन की ओर रवाना हो चुके थे। यह पिछले एक माह में सबसे अधिक संख्या है। एक और बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के विद्यार्थियों के लिए आज बड़ा बेहद महत्वपूर्ण दिन है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने जैक बोर्ड द्वारा ली गई 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति
दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि आज एकेडमिक काउंसिल द्वारा परिणाम अपराह्न 12:30 बजे के आसपास प्रकाशित कर दिए जाएंगे। प्रारंभ में जैक कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मौजूद रहेंगे। साथ ही जैक बोर्ड के अध्यक्ष नटवा हासदा भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर रांची से, जहां आपको बता रहे हैं जैक बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज जारी कर दिया जाएगा। अपराह्न तकरीबन 12:30 बजे के आसपास परिणाम प्रकाशित कर दिए जाएंगे। इसलिए वह विद्यार्थी जिन्होंने जैक बोर्ड द्वारा ली गई 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, उनके लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। एकेडमिक काउंसिल द्वारा परिणाम आज जारी कर दिए जाएंगे। जैक कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन तो रहेंगे, साथ ही जैक बोर्ड के अध्यक्ष नटवा हासदा भी मौजूद रहेंगे। और इस बीच अगली बड़ी खबर चंदौली जिले से आ रही है, जहां एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के काशीपुर महेवा गांव में सोमवार को गंगा नहर में नहाने गई 7 बच्चों की टोली पर दुखद हादसा टूट पड़ा है। तेज बहाव की चपेट में आकर 2 सगी बहनें संगीता और अनीता नहर में डूब गई। दोनों पन्नालाल की पुत्री थी और मुसहर बस्ती की निवासी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नहर में अचानक तेज बहाव आ गया, जिससे दोनों लड़कियां गहराई में समा गई। बाकी 5 बच्चों ने किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलकर शोर मचाया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर अलीनगर थाना प्रभारी विनोद मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस शुरुआत में केवल मूक दर्शक बनी रही और राहत कार्य में सक्रियता नहीं दिखाई। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन तेज बहाव के कारण बचाव कार्य में दिक्कत आई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची घटना के 5 घंटे बाद भी, जिससे स्थानीय प्रतिनिधियों में और ग्रामीणों में आक्रोश है। जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि यदि समय पर मदद मिलती तो शायद बेटियों की जान बचाई जा सकती थी। इसी तरह का रोष गांव वालों में भी देखा गया है। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल रेस्क्यू अभियान जारी है। बच्चियों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, इसी खबर पर उनसे बातचीत करेंगे। जी ओपी, ये बहुत ही मर्माहत कर देने वाली खबर चंदौली जिले से आई है। कैसे हुई यह पूरी घटना, क्या कुछ है वाकया और लेटेस्ट अपडेट, मौजूदा परिस्थितियां क्या है? जी, आपको बता दें कि ये घटना काफी दुखद घटना बीडीयू नगर से आई है सामने, और इस घटना में एक ही परिवार के 7 लड़कियां गंगा नहर में नहाने गई थी और नहाते समय 2 बच्चियां एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तेज बहाव के कारण काफी गहराई में जाने लगी, जिसके कारण एक दूसरे को बचाने के चक्कर में डूबने लगी दोनों बच्चियां, और दोनों डूब गई। 5 लड़कियां तो किसी तरह बाहर निकली हैं और 5 लड़कियों की चीख चिल्लाहट के बाद मौके पे काफी भीड़ इकट्ठा हुई। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कार्य भी जारी किया। काफी घंटों की मशक्कत के पश्चात भी जब बॉडी नहीं मिली है, पुलिस मौके पे पहुंची है। पुलिस पे आरोप भी लगा है कि पुलिस पहले मौके पे पहुंची तो मुख दर्शक बनी रही। एनडीआरएफ की टीम को भी सूचित किया गया, लेकिन एनडीआरएफ की टीम घटना के 5 घंटे होने के बावजूद मौके पे नहीं पहुंची थी। हालांकि काफी घंटों की मशक्कत के पश्चात एनडीआरएफ की टीम जब पहुंची है तो 3 बजे भोर में दोनों बच्चों की बॉडी को गंगा नहर से निकाला गया है। इस घटना का सबसे बड़ा पहलू रहा कि विधायक डीडीयू नगर रमेश जायसवाल जिस समय ये घटना घटी है उस समय कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक में बैठे थे। उनको जब सूचना मिली है तो उन्होंने अधिकारियों को इस मामले का संज्ञान दिया। उसके बाद आपातकालीन सेवा जो है अधिकारियों के निर्देश पर काफी त्वरित
एक्शन में आया और सबसे बड़ा पुलिस में ये उभर के आया कि अगर विधायक न होते तो क्या बच्चियों को बचाया न ठीक जाता। है ओपी, मौके पे खुद विधायक पहुंचे हैं और पूरे का निरीक्षण खुद किए हैं। ठीक है, रात तक रहे। ठीक है, बहुत धन्यवाद ओपी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर सुल्तानपुर से आ रही है, जहां पुलिस की नज़र से दूर 1 लाख का इनामी सिराज अभी भी पुलिस की नज़र से दूर है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही कार्रवाई करने के लाख दावे कर रहे हों अपराधियों पर, लेकिन बीजेपी नेता अपने मुख्यमंत्री की किरकिरी करवाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला सुल्तानपुर जिले का है, जहां आज़ाद हत्याकांड में फरार चल रहा सूबे के पंचायती राज मंत्री और जिले के प्रभारी ओम प्रकाश राजभर सुल्तानपुर दौरे पर आए थे। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि पिछले 2 साल से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर बदमाश सिराज अहमद पर क्या प्रतिक्रिया है, तो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इसके बारे में अनभिज्ञता प्रकट करते दिखे। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला नहीं है और हिस्ट्री शीटर बदमाश सिराज अहमद के सवाल पर राजभर साहब ने यह कुछ कहा है। देखिए, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी बात है तो सरकार तो देखिए, इस समय मैं आपको बता दूं, जो पुलिस विभाग के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते थे, आज 24 घंटे के अंदर अगर कहीं कोई अपराध करने की कोशिश कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर या तो सलाखों में है, या तो जमीन के अंदर जा रहा है, या तो जमीन के ऊपर जा रहा है। मंत्री जी, बदमाश का नाम सिराज है और वो भाजपा नेताओं के साथ घूम रहा है। 2 साल से वो फरार है, जिसको एसटीएफ भी ढूंढ रही है। अब ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पे सवाल नहीं उठता है। नहीं देखिए, नहीं हिस्ट्री शीटर बनी हुई पुलिस छोड़ेगी नहीं। हम भी दिखवाते हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा कैसे कह देते हैं? वीडियो फोटो वायरल हो रहा है। अभी बताइए कि आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, यहीं कोई खड़ा हो जाए तब हम क्या करेंगे? तब तो आप सवाल खड़ा करेंगे। में वीडियो उनके साथ फोटो शूट कराएंगे तो क्या करेंगे? अगर उनके साथ आप फोटो शूट अब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई वीडियो शूट कर ले तो हम क्या कर सकते हैं? होने के बाद बाकायदा भाजपा नेताओं उस पर कार्रवाई होगी। अगर ऐसी बात है, देखा जाएगा। उसमें देखिए, अपराधी को ये प्रमाण है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी भी अपराधी को अपराध करने की छूट नहीं है। अगर जो अपराधी अपराध करने की कोशिश करता है तो उसके लिए 3 दवाई, या तो जेल के अंदर, या तो जमीन के अंदर, या जमीन के ऊपर। आशुतोष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। आशुतोष, राजभर साहब वैसे तो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते रहे हैं, ऐसे में लेकिन एक हिस्ट्री शीटर से जुड़ा यह मामला कितना संवेदनशील है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जहां अपराधियों को लगाम लगाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर खुलेआम एक सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल होता है, जहां पर एक भाजपा के साथ इलामिया जो है चलना कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी चुनौती मिल रही है। फिलहाल जिसका जो है ये मामला जो सामने आया है, कहीं ना कहीं देखा ही जाए भाजपा के पार्टी के लोग ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दावे को जो है भले ही अपराधियों की कार्रवाई करने की जो है लाख दावे करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है नाकाम दिखती हुई नजर आ रही है। वहीं कहीं ना कहीं किरकिरी जो है नजर आ रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आशुतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और मेरठ में एक बाइक सवार युवक ने सरे राह एक महिला से अश्लील हरकत करते हुए उसकी वीडियो सामने आई है। मेरठ के अहमदनगर में मोपेड सवार युवक ने महिला से दुर्व्यवहार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके बाद भी पीड़ित महिला देर रात तक सामने नहीं आए। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और थाने ले आई। थानों में ही आरोपी को कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई है। इसके बाद चौकी इंचार्ज की तहरीर पर उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी सुहैल लिसाड़ी गेट थाने के अहमदनगर गली नंबर 14 में रहता है।
वह कपड़ों की फेरी लगाता है। सोमवार को सुहेल अपनी मोपेड पर गली नंबर 13 से गुजर रहा था, तभी सामने से एक बुर्का पहने हुए महिला बच्ची संग पैदल आ रही थी। सुहेल ने मोपेड को धीमा किया और सरेरा महिला से छेड़छाड़ कर दी। महिला ने विरोध की, आरोपी को फटकार लगाई। वीडियो प्रसारित होने के बाद भी पीड़ित महिला अभी तक सामने नहीं आई। हालांकि चौकी इंचार्ज मानविंद्र सिंह की तरफ से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कराने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।